हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः फिजिक्स के अंदर आज बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। इससे पहले भी हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात किया था और जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि इससे पहले का जो लेक्चर था वो कुछ अजीबोगरीब था। अजीबोगरीब दैट मीन्स ये कहने का अर्थ है कि मैंने टैबलेट में पढ़ाया था तो थोड़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, थोड़ी बाकी रह गई होंगी, तो उन सभी को आज क्लियर करने के लिए मैं लाइव आया हूँ। लाइव तो तभी भी था बट आज फेस टू फेस मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर करूँगा, ठीक है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या थी पिछले वाले वीडियो में, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बोल चुका था, हमको क्या करना है, जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन हमने ये समझ लिया एक वीडियो के बाद कि हम सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते, ये हमारी कैपेसिटी है नहीं। हमको क्या करना है, सीखना है, सीधा पर्पज ये है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस हमने कंप्लीट भी कर लिया और अच्छे तरीके से चीज़ों को नहीं सीखा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा पढ़ने का, ठीक है। तो हम इसीलिए फोकस करेंगे ज़्यादातर चीज़ों को सीखने का, ओके। तो चलिए हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। एक बार पुनः का मतलब मैं पुनः वो हर चीज नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूंगा कि जिससे आपका काम पिछले लेक्चर को ना देखने के बाद भी चल जाए, ठीक है। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ ही क्यों रहा है, किस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सर रोटेशनल मोशन के अंदर, रोटेशनल मोशन के अंदर। और रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है कि घूम घूम के गति करना, ठीक है, या सिंपल घूमना, किसके किसी के चक्कर में, ठीक है ना। किसी के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, चारों ओर उसके घूम रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आई बात समझ में। और वो चक्कर क्या है, तो वो चक्कर है एक्सिस का, ठीक है। तो वो एक्सिस के चक्कर में क्या कर रहे हैं, पार्टिकल जो है घूम रहे हैं। कौन घूम रहा है, पार्टिकल। तो पार्टिकल किसके चक्कर में घूम रहे हैं, एक्सिस के चक्कर में घूम रहे हैं। तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड, क्योंकि घूमना दैट मीन्स गति करना ही होता है, और ऐसी गति को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति, घूर्णन गति। अब मैं अगर बात करूं घूर्णन गति के अंदर, तो हम लोगों ने ये समझ लिया था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ये पार्टिकल होंगे किसके, ये भी हम लोगों ने समझ लिया था, और वो पार्टिकल होते हैं रिजिड बॉडी के। अब रिजिड बॉडी क्या बोला है, तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या है कि ऐसी बॉडी जिसके अंदर के जो पार्टिकल हैं, सिंपल मतलब समझेंगे तो जो पार्टिकल यानी कण है, कुछ इस तरीके से अरेंज है कि आप प्रेशर या फोर्स लगाओ तो उनके बीच का जो अरेंजमेंट है वो बिगड़े ना। या सीधा मतलब मैं कहूं तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में जितना गैप क्रिएट किए हुए है, ये दो पार्टिकल के बीच में जितना गैप पहले से है, फोर्स लगाने के बाद भी उनके बीच का जो स्पेस है या गैप है वो कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे, ठीक है। यानी फोर्स का उनके पार्टिकल पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, डिफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं वो, ठीक है। तो जब हम लोगों ने देख लिया कि फोर्स लगा के हम डिफॉर्मेशन नहीं ला सकते, क्या नहीं ला सकते, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब बिगाड़ नहीं सकते उनको, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। तो जब हमने देखा कि हम उनको फोर्स लगा के डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमने उनको किसी के चक्कर में डाल दिया, सिंपल मतलब यही है, समझ पा रहे हैं। यानी रिजिड बॉडी को हम फोर्स लगा के उनके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं ला सकते, इसलिए हमने उनको घुमाना स्टार्ट किया। घुमाना मतलब फोर्स लगाओ गति कराओ, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए आपको कि यहाँ पे फोर्स लगाने से शेप में चेंज नहीं होता है, कहने का अर्थ ये होता है कोई भी बॉडी जिसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो उसके शेप में चेंज नहीं आ रहा है, बनावट में बदलाव नहीं आ रहा है, परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो वो रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो सिंपल मतलब है भाई, फोर्स लगेगा तो भाई चेंज तो लेके आता है, आपने सबने समझा हुआ है कि यहाँ पे चेंजेस कितने टाइप के होते हैं, 5 तरीके के हम लोगों ने देखे हैं मोटी मोटा देखे हैं ना, कि 5 तरीके के चेंज नजर आएंगे आपको। उन 5 में से पहला था कि भैया फोर्स लगाओगे, गति के बारे में दिया गया पूरा प्रोफेंडा की गति होगी, या तो रुका होगा तो गति करेगा, चल रहा होगा तो रुक जाएगा, स्पीड में मतलब चेंज आएगा। कुल मिला तीनों का अर्थ यह है कि एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। चौथी बात हम लोगों ने ये समझी थी कि उनके बीच में मतलब उनके बनावट में क्या आ जाएगा, परिवर्तन। और 5वीं बात पुनः हम लोगों ने समझी थी कि डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। तो मैं अगर डायरेक्शन को उठा के चौथे पे रख दूं, यानी चल रहा है पार्टिकल रुक जाएगा, अगर रुका हुआ है पार्टिकल चलने लगेगा, स्पीड में उसके क्या आ जाएगा, चेंज, यानी फास्ट है तो स्लो, स्लो है तो फास्ट, और डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, चेंज। ये चारों हमको ये बताते हैं कि इसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा, कहने का अर्थ है। लेकिन जो 5वां जिसको मैंने शिफ्ट कर दिया चौथे से 5वें पे कि बनावट में चेंज आ जाएगा, तो एक्चुअल में वो 4 यानी एक्सीलरेशन आ जाएगा, वो चलेगा, लेकिन अपने अंदर 5वां चेंज नहीं लाने देते, कहने का अर्थ है, ठीक है।
बस ये समझा रहा हूं मैं। तो फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन में चेंज आएगा, ठीक है। अब ये एक्सीलरेशन में जो चेंज आ रहा है वो इनको दो तरीके से घुमा सकता है, या तो सीधे सीधे घूमेंगे या तो किसी एक्सिस के चारों ओर घूमेंगे। यानी एक एक्सिस पकड़ लेंगे और सिर्फ उनका फोकस क्या हो जाएगा, उस एक्सिस की ओर होगा और बस उस एक्सिस को दिन रात देख रहे हैं और घूम रहे हैं। तो वो क्या है, रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन यही है। ट्रांसलेटरी मोशन हम लोगों ने पहले ही क्या कर लिया है, देख लिया है। वहां भी हम रिजिड बॉडी की ही बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हमको वो शुरुआत में नहीं बताया गया था, इस लफड़े में नहीं डाला गया था। जब रोटेशनल मोशन आया तब उसने बताया कि एक्चुअल में देखो रिजिड बॉडी ही है वो। यानी कोई ऑब्जेक्ट जब फोर्स लगा रहे हो तो मोशन नहीं क्या बोलते हैं, डिफॉर्म नहीं हो रहा है, मोशन कर रहा है, तो रिजिड बॉडी है। और रिजिड बॉडी दो टाइप का मोशन करती है, या तो सीधे सीधे या तो किसी एक्सिस के चारों ओर। ओके, बिल्कुल। तो अगर ये ऐसा कर रही है तो उसी मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहेंगे। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन के दौरान सीखा था या समझा था कि भाई कोई भी बॉडी सडन में अपने अंदर एक्सीलरेशन नहीं लाना चाहती। यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो, फोर्स लगाओगे एक्सीलरेशन आएगा, सिंपल यही मतलब है। तो हमने ये देखा था कि भैया कोई भी बॉडी है, अगर उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो उसके अंदर एक्सीलरेशन आएगा, लेकिन वो बॉडी कभी नहीं चाहेगी कि उसके अंदर क्या उत्पन्न हो, एक्सीलरेशन आए। क्यों? क्योंकि विदाउट एक्सीलरेशन वो अपना जो जिंदगी है वो नेचुरल या फिजिकल स्टेट, या सिंपल बोल सकते हैं कि जो उसको परमात्मा ने दिया है उसी स्टेट में वो रह रहा है, ठीक है। जो ही फोर्स आएगा एक्सीलरेशन आएगा, और एक्सीलरेशन उसकी पूरी लाइफ को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। यानी उसके नेचुरल स्टेट को क्या कर देगा, चेंज। तो चूंकि वो नेचुरल स्टेट में है, वो कंफर्ट जोन में है और वो नहीं चाहेगा अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना, तो इसके लिए वो क्या करेगा, फाइट करेगा ही करेगा। किससे, उस फोर्स से, है ना। तो सर ये कौन कौन फाइट कर सकते हैं, तो इस दुनिया के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब फाइट करेंगे अपने अंदर चेंज के विरोध में, कि हमारे अंदर चेंज नहीं आना चाहिए। सर क्यों करेंगे, क्योंकि उनके पास मास है, ठीक है ना। उस मास के कारण वो करेंगे। सर मास कहाँ से आया, पार्टिकल्स के कारण। पार्टिकल्स के अंदर कहाँ से आया, तो पार्टिकल दैट मीन्स एटम्स हैं। एटम के अंदर आपने LKG UKG के अंदर ही पढ़ा होगा कि प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें प्रोटॉन भारी होता है और वही भार धीरे धीरे क्या बना देता है, पूरे पूरे के पूरे जितने भी हैं पार्टिकल उनके अंदर द्रव्यमान का निर्माण करता है, वो जितने प्रोटॉन है। क्योंकि एक पदार्थ मात्र एक कण से नहीं मिलकर बना होगा, बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा, और बहुत सारे कण मतलब बहुत सारे प्रोटॉन, और बहुत सारे प्रोटॉन मतलब बहुत सारा भार, ठीक है। और वही भार द्रव्यमान कहलाता है। तो वो नहीं चाहते कि उनके स्टेट में क्या है, चेंज है, क्योंकि भार बन के क्या होंगे, धीरे धीरे जहां पे हैं वो यहीं पे रहने का प्रयास करने लगेंगे, ठीक है। वो नहीं चाहेंगे कि चेंज आए, क्योंकि आप अगर चेंज लाओगे तो उनको बुरा लगेगा, और इसीलिए वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो पदार्थ की इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को हम लोग जड़त्व कहते हैं, ठीक है ना। यानी वो जड़ के ही रहना चाहता है। जड़ के रहने का अर्थ क्या होता है, कि जड़े रहना मतलब उस पोजीशन में ही रहना चाहता है, ठीक है। इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व। तो एक बात बताओ, हमने ये समझा हुआ है ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर कि यानी एक ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ था तो उसको मैं चला रहा हूं, यानी सीधा ही गति कराना चाहता हूं, तो नहीं चाहता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, गुण निहित है इनर्शिया का, क्योंकि वो नहीं चाहता है चेंज लाना। तो एक बात बताओ, सीधा चल रहा है, सीधा चलाने में हमको वो गुण दिखाई दे रहा है, वो विरोध कर रहा है, तो हम घुमाएंगे तो नहीं विरोध करेगा, घुमाएंगे तो भी क्या करेगा, वो विरोध करेगा ही करेगा, है ना। चाहे सीधा चलाओ चाहे घुमाओ, दोनों कंडीशन में वो क्या करेगा, विरोध करेगा ही करेगा। तो अगर वहां पे विरोध कर रहा है तो उसको सिंपल बोल दिया इनर्शिया, और जब मैंने यहां पे देखा कि जब वो रिजिड बॉडी घूमने का विरोध कर रहा है तो बस उसमें नाम थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और उसी को बोल दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। आई बात समझ में, क्या बोले सर फिर से, मतलब जब ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है तो ट्रांसलेटरी मोशन के दौरान जब ऑब्जेक्ट जाना चाह रहा है, यानी विरोध कर रहा है, अपने पोजीशन के अंदर चेंज लाने में विरोध कर रहा है, तो हमने उस गुण को, उस प्रॉपर्टी को बोल दिया इनर्शिया। और जब वही काम घुमाने के लिए देखा जाए, जब मैं एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको जब मैं चलाना चाह रहा हूं तो भी वो क्या करेगा, विरोध करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है, तो पुनः वो विरोध कर रहा है। और उस विरोध को भी हमने नाम दिया क्या बोलते हैं, इनर्शिया ही, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ताकि डिफरेंशिएट हो जाए, क्योंकि दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। तो डिफरेंस लाने के लिए यहाँ पे नाम इसका क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर उस गुण को हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया। तो अगर फोर्स की औकात इतनी है कि उस इनर्शिया को पार कर देता है तब तो चला पाएगा, अदरवाइज नहीं।
जिसका मास जितना ज़्यादा होता है इनर्शिया उतना ज़्यादा होता है, क्योंकि इनर्शिया डेवलप ही होता है मास से। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास नहीं है तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर वो ऑब्जेक्ट है नहीं तो इनर्शिया उसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल। तो इनर्शिया डेवलप फ्रॉम मास, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि इनर्शिया तो होता ही है। अब इनर्शिया चाहे ट्रांसलेटरी मोशन हो चाहे रोटेशनल मोशन हो, दोनों में होता है। अब इनर्शिया में हम लोगों ने समझा हुआ है कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये भी हम जानते हैं। और हमने ये देखा था कि ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर कि भैया हम इनर्शिया को डिफाइन नहीं कर सकते, वी कैन ओनली कंपेयर। ठीक है, कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं पूछ सकता हूँ कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में इनर्शिया किसके पास ज़्यादा है। तो यहाँ से अर्थ ये निकल के आता है कि जिसका ज़्यादा मास उसका ज़्यादा इनर्शिया, हम ये बोल सकते हैं। तो सर रोटेशनल मोशन के दौरान भी हम नहीं कर सकते, नहीं ना। पहली चीज तो ये समझ लो कि ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब यहाँ पे क्या है, इनर्शिया। मतलब ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं, और रोटेशनल मोशन के दौरान इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन के दौरान इनर्शिया जो था नॉट टू बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता था, नॉट टू बी कैलकुलेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इसको फिजिकल क्वांटिटी मानी ही नहीं थी, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ कंपेयर कर सकते थे। लेकिन रोटेशनल मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है भाई, इसका अपना एक सिंबल है आई। आई बात समझ में? ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ मैं भी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया? आई। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट मीन्स इट कैन बी कैलकुलेटेड, इट कैन बी कैलकुलेटेड। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका कोई ना कोई क्या होगा, फॉर्मूला होगा। तो हमको उसको समझना है। ठीक है, और इसको ही मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लेकिन पुनः मैंने आपको चीज़ों को क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। आई होप आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। क्योंकि अब आप उसको ख़राब कहें सही कहें, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा सही मायने में तो ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो, क्योंकि वो पहली बार मैं पढ़ा रहा था, तो उसके अंदर मैंने पूरे अच्छे से चीज़ों को डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये कहाँ से आया है। तो अभी भी मैं डिफ़ाइन करूँगा, बट वो थोड़ा सा डीप में रहेगा। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी है इसका, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, आई से। हमने ये समझ लिया कि भैया जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं, इसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं, कोई सिंबल यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि हम इसको कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानते हैं, और ना ही इसको हम ना कोई वेक्टर मानते हैं ना स्केलर। यानी जब फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं तो स्केलर और वेक्टर होने का कोई सवाल ही नहीं होता है ना। तो ये सब बातें हम लोगों को पहले से पता है, नहीं पता है तो आज पता हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहा है सर, घूमने में दिक्कत पैदा करेगा, है ना। यानी ये नहीं चाहेगा घूमना, कहने का अर्थ ये है, ये नहीं चाहेगा घूमना। तो कब कब ऐसा कंडीशन आएगा कि मैं मानूंगा कि यार ये घूमने में ज्यादा दिक्कत कर रहा है या यहाँ पे घूमने में कम दिक्कत कर रहा है, मैं इसको पकड़ लूंगा, फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं ना फॉर्मूला निकालने के लिए ना एक पहला ही टॉपिक लिख दूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास, पॉइंट मास। ठीक है, बिंदु द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं पॉइंट मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ओके, तो मैंने क्या बोला भाई, इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि एक एक्सिस होती है और इस एक्सिस के अबाउट आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को घुमा रहे हो। ठीक है, घुमा रहे हो। अब जिस ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हो उसको तुम मान लो कि ये पॉइंट मास है, एक बिंदु मास है, और इसको मान लेता हूँ इसका द्रव्यमान क्या है, m है, और ये एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो तो यहाँ से इस एक्सिस से इस द्रव्यमान के बीच की, मतलब इस ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, r है। ठीक है, ये दो फैक्टर्स तो आपको पकड़ने पड़ेंगे ना भाई। सर नहीं समझे अभी भी, मतलब यार घुमाओगे तुम तो एक बात समझो, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के ही चारों ओर तो घूमता है कोई ऑब्जेक्ट, तो रोटेशनल मोशन कहलाता है। अब इस एक्सिस से जब वो घूम रहा होगा ऐसे ऐसे करके, तो क्या वो इस एक्सिस से एकदम सटे होगा क्या,
नहीं, उससे कुछ तो दूरी पे होगा, तो उस दूरी को हम लोग आर ले रहे हैं। और जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है भाई, यहाँ पे हम बात ऐसी नहीं कर रहे हैं कि हम इमेजिनरी पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं जिनका मास ही नहीं होता है। भाई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही हमने आज तक नहीं देखा जिसका मास नहीं होता है इस अर्थ पे, है ना। इस अर्थ के बाहर की बात नहीं कर सकते हम। फिलहाल में हमने जो भी अपने आसपास चीजें देखी उसके पास मास है, और अगर मास है तो उसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर हम उसको किसी एक्सिस के चारों ओर घुमाएंगे तो। ओके, तो मास होना बहुत जरूरी है। इसका सबसे फंडामेंटल लॉ है कि इनर्शिया आता कहां से, द्रव्यमान से। तो चाहे वो ट्रांसलेटरी मोशन के दौरान देखो, चाहे वो रोटेशनल मोशन के दौरान देखो, भाई मास पे ही डिपेंड करेगा आपका इनर्शिया, ठीक है। लेकिन इसमें एक नया फैक्टर आ चुका है, वो है दूरी। क्योंकि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे मैं देख रहा हूं, तो मैं ये भी देख रहा हूं कि पार्टिकल जो है, कुछ पार्टिकल एक्सिस के पास भी है, कुछ पार्टिकल दूर भी है। तो वहां पे मैं चेक करूंगा इन चीजों को, मैं चेक कर रहा हूं। तो आर दूरी पे मैंने एम मास का ऑब्जेक्ट लिया, या एम मास का पॉइंट मास लिया हुआ है, या एम पॉइंट मास का ऑब्जेक्ट लिया है। कोई ऑब्जेक्ट का पूरा द्रव्यमान मान लो 10 किलो का है, बस सिंपल, अब उसको पॉइंट मास में रिप्रेजेंट कर देना होता है, बस यही कहने का अर्थ है। अब ऐसा नहीं कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है सर हम उसको नहीं देख सकते, नहीं, उसके मास को क्या मान लो, पूरा का पूरा मास कैलकुलेट करके पॉइंट मास मान लो। आपने फ्री बॉडी डायग्राम सीखा है, फ्री बॉडी डायग्राम में ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पूरा, अगर मान लीजिए हमारे सामने एक टेबल है तो पूरा टेबल बनाएंगे, तब उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। पंखा है, पूरा पंखा बनाएंगे, तब तो हम घुमा चुके, है ना। वही चीज है। अब एम मास का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आर दूरी पे रखा है, अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए घुमाने के लिए कुछ यहाँ पे प्रयास करते हैं। क्योंकि वहाँ पे टैबलेट था, टैबलेट के पास ना कैमरा था ना कुछ था, इसलिए दिक्कत थी। यहाँ पे प्रैक्टिकली हम यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक सेकेंड देंगे जहाँ पे मैं कुछ बनाऊँ और देखूँ। ओके, चलिए देखिएगा, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, जो भी मेरे पास था मैंने यूज किया। फिलहाल में आप देखेंगे कि मान लेता हूँ कि ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, ओके, और ये मान लेता हूँ कि ये पूरी की पूरी रस्सी है जिससे मैंने बांधा है, ओके। अब मान लो मैं इसको ऐसे लपेट लेता हूँ, पहले मैं समझाता हूँ। ऐसे सपोज कर लो कि ये रहा, तो ये जो मेरा पॉइंट है दैट इज द एक्सिस। फिलहाल में क्या है, ये एक्सिस, इसको मान लो कि क्या है, ये एक्सिस, और जिसके अबाउट ये घूमेगा। सिंपल मतलब समझो, देखो ये जब ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये वाली जो एक्सिस है वो फिक्स है और इसी के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। ये इसी के चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है, ओके। लाइट थोड़ी सी आ गई है तो एक सेकंड रुकेंगे। हाँ देखिएगा, अभी ऐसे क्या है कि इसी के चारों ओर घूम रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या है, फिक्स एक्सिस है मेरा हाथ, ऐसे मान लो, अभी एज्यूम कर लो, और ये पार्टिकल है, पॉइंट मास है जो इसके चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। तो अगर ये ध्यान से देखोगे तो ये मेरा फिक्स एक्सिस है, ये मेरा हाथ, और ये रहा पॉइंट मास। इसके बीच में जो दूरी है इसको हम क्या किससे डिनोट किए हुए हैं, आर से। इसी की दूरी को हम लोग बोलते हैं आर से, ओके। और ये क्या है, मेरा एम मास का ऑब्जेक्ट, पहली चीज। अब चलो, अगर मैं इसको घुमा रहा हूं, सपोज कर लो यहाँ से क्या कर रहा हूं, मैं घुमा रहा हूं, ध्यान दे देंगे, तो ऐसे घूम रहा है ये, ठीक है। तो आप खुद ऑब्जर्व करिएगा, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे ऐसे रखा गया है, अब मैं इसको घुमाना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप खुद लीजिएगा, खुद करिएगा, ज्यादा फील पा पाएंगे आप। मतलब आप जब इसको घुमाएंगे तो ये तुरंत घूमना नहीं चाहेगा। जैसे मैं इसको घुमाना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये क्या करना स्टार्ट करेगा, घूमना। एक बार जब ये घूमना स्टार्ट कर देगा तब उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन जब इसको घुमाना है तो शुरुआत में हमको क्या लगाना पड़ेगा, कुछ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऐसे ऐसे चल रहा है ये, बिल्कुल क्लियर, ऐसे मूव कर रहा है। चलिए, इससे हमको कुछ ऑब्जर्व नहीं करना था, मुझे बात करना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे डिपेंड कर रहा है, तो मास पे डिपेंड कर रहा है, ये तो मुझे पता चल गया कि भारी था तो थोड़ा ज्यादा पावर लगाना पड़ा। इसके यहाँ पे मैं कोई हल्की चीज भी बांध सकता हूँ यहाँ पे, ओके। हल्की चीज मतलब यहाँ पे मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ और इसके यहाँ पे मैं कुछ और ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं 1 मिनट रुकेंगे आप, टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूँ यहीं पे, बार बार पॉज करूंगा तो दिक्कत आएगी, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने इससे भी हल्की चीज ले ली है, ठीक है। इसका ढक्कन बंद कर दें, ठीक। तो देखेंगे ये क्या है, हल्की, बहुत हल्की चीज है एज कंपेयर टू इसके, ये बहुत हल्की चीज है ना। अब मैं अगर इसको घुमाना चाहूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको घुमाना चाहूँ तो आप खुद देखोगे, फील करोगे कुछ मेहनत है नहीं है, एकदम ईजी वे में घूमने लगा।
देखिए कितना, जितना तेज चाहेंगे उतना तेज घूमेगा। और उसको जब आप घुमाएंगे ना तो इतना भारी है ना कि इसको घुमाना इतना इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या लग रहा है आपको, फोर्स भी लग रहा है। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या है, घूमने का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा है ये चाहबे नहीं कर रहा है घूमना। अगर ये अपने मन से चाहता तो हमको फोर्स लगाना पड़ता, नहीं ये चाहता ही नहीं है। यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास बढ़ाओगे इनर्शिया बढ़ेगा। समझ में आया? तो ये तो पहली जो बात बोल रहे हो सर इसमें कौन सा नया बात है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। मान लेता हूँ अभी इनर्शिया को हमने आई शब्द से डिनोट करना स्टार्ट कर लिया है, तो जो मेरा आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है एम के। वो पहले भी था, बस वहाँ पे कोई सिंबल नहीं था क्योंकि हम फिजिकल क्वांटिटी मान नहीं रहे थे। अभी हमने मान लिया कि ठीक है आई है तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ये तो सबको पता है, तो यहाँ भी कुछ नया नहीं मैंने लिखा है। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ से एक दूसरी चीज और समझना, जो नई बात समझने में है। क्योंकि जब ये क्या कर रहा है, इसके इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो ये देखा गया कि यार ये जो दूरी है ना, इस दूरी के बढ़ने और घटने से इनर्शिया क्या होगा, चेंज होगा। नहीं सर, मास पे डिपेंड कर रहा है, हमको पता था, लेकिन पहली बार हम सुन रहे कि दूरी पे भी, हाँ दूरी पे भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। यानी जब मैं मान लो इसको यहां से, मतलब दूरी अभी कितनी है, इतनी है, तो मैं यहां से इसको घुमा रहा हूं, ओके, इतनी दूरी पर से इसको मैं ऐसे 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 क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फील कर लेना। अभी अगले बार में क्या करो, थोड़ी सी दूरी क्या कर लो, बढ़ा लो, इतनी दूरी कर लिया, ओके। इसके लिए पावर थोड़ी ज़्यादा जनरेट करनी पड़ेगी, आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी ये क्या करेगा, अभी ये और विरोध करना स्टार्ट करेगा। तो आप फील करोगे कि जब आप यहाँ से घुमा रहे थे तो ऐसे ऐसे आपको इजीली घुमा पा रहे थे, इजीली, लेकिन जब आपने क्या कर लिया, थोड़ा सा और दूरी बढ़ा लिया। अब मैं बहुत ज़्यादा दूरी बढ़ाऊंगा तो मेरे ऐसे जाएगी, ठीक है, तो उतना भयंकर रिस्क नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं लेकिन मतलब नहीं है। आप समझदार हैं तो आप क्या झूठ बार बार समझाएं, एक ही चीज़ के लिए कोचेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, फिर ध्यान देंगे। तो फिर क्या हो गया, दूरी बढ़ा ली, दूरी बढ़ गई, अगर तो दूरी बढ़ गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखेंगे नज़दीक से घुमाना आसान है, देखिए यहाँ से एकदम हम नज़दीक पकड़े हुए, देखिए फटाफट हम घुमा देंगे, है ना, देखिए कितना तेज घूम रहा है और मज़ा भी आ रहा है हमको। लेकिन हमने दूरी बढ़ा दी तो फिर इसको घुमाने में क्या हो गया, हमको दिक्कत। तो एक चीज़ हमको नज़र आई, क्या नज़र आई, कि दूरी बढ़ाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, बढ़ेगा। कहने का अर्थ ये है, ऐसा नहीं है दूरी बढ़ा दे रहा हूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, यानी घुमाना आसान हो जा रहा है, नहीं, जितना हम नज़दीक रह रहे हैं उतना आसान है घुमाना, ठीक, जितना दूर चले गए उतना ही घुमाना मुश्किल। तो यहाँ से एक बात और समझ में आई कि रोटेशनल मोशन के दौरान जो इनर्शिया होता है वो मास के अलावा इनके बीच की दूरी, यानी उस एक्सिस से उस पार्टिकल के बीच की दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जितना ज़्यादा दूरी बढ़ेगी उतना ज़्यादा घुमाना टफ होगा। क्लियर? तो अगर ये बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, यानी ये जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो लोगों के। अब क्वेश्चन ये था सर कि इनर्शिया, अब फिजिकल क्वांटिटी बोल दिया, तो फिजिकल क्वांटिटी सर दो टाइप की होती है, या तो स्केलर होंगी या तो वेक्टर होंगी। स्केलर मतलब या तो दिशा पे निर्भर नहीं कर रही होंगी, या तो वेक्टर होंगी यानी दिशा पे निर्भर कर रही होंगी। निर्भर करने का अर्थ है कि दिशा में परिवर्तन तो उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर परिवर्तन। तो इनर्शिया कैसी है, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि भाई अगर ये पार्टिकल इधर से घूमते हुए जब इधर जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो इनर्शिया था, यानी जो विरोध था, यहाँ पे आने के बाद बढ़ जा रहा है या घट जा रहा है। अभी भी नहीं समझे आप? मतलब ये जो पार्टिकल है, पहले समझो ध्यान से, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, जब ये घूमते घूमते घूमते, चलो ऐसे ऐसे घूम रहा है, घूमते घूमते यहाँ पे आया, तो ऐसा नहीं आप फील करेंगे कि जब ये यहाँ पे आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, ज़्यादा विरोध कर रहा है या कम विरोध कर रहा है। चाहे यहाँ पे जा रहा है तो विरोध ज़्यादा या कम कर रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है तो विरोध ज़्यादा या कम कर रहा है। क्योंकि आप जानते हो ये घूर्णन गति है, घूर्णन गति यानी एक प्रकार से सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन में हर वक्त डायरेक्शन बदलता रहता है, हर वक्त दिशाएं बदलती रहती हैं। लेकिन दिशाएं बदलने के कारण भी जड़त्वाघूर्ण यहाँ पे नहीं बदल रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे किससे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ऑलवेज जो होगा पॉजिटिव होगा, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे ये पार्टिकल यहाँ पे चला आए और दूरी अभी भी आ रहा है, तो चाहे इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव दे रहा है। कौन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चूंकि m ऑलरेडी क्या है आपका, m क्या है आपका, ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है, तो फंस रहा था फंडा r का। अब r यहाँ पे पॉजिटिव, चूंकि आप सब जानते हो कि आप मान लो फिक्स एक्सिस है या फिक्स पॉइंट है, तो इस फिक्स पॉइंट के आगे जाओगे तो पॉजिटिव होगा, इस फिक्स पॉइंट के पीछे जाओगे तो निगेटिव होगा, ये तो हम सबको पता है।
तो इसका मतलब जब मैं इधर आर ले रहा हूँ तो पॉजिटिव लूंगा, इधर आर लूंगा तो मैं क्या लूंगा, निगेटिव। इतना तो मुझे करना पड़ेगा ना भाई। लेकिन हमने ये देखा कि आई जो है यार, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, दोनों केस में क्या दे रहा है हमको, सेम वैल्यू दे रहा है, यानी हमेशा पॉजिटिव दे रहा है, घटने बढ़ने वाली बात हो रही है। तो इसका सीधा अर्थ है कि ये जो आर होगा वो आर पॉजिटिव कब देगा, जब इसके ऊपर कोई इवन पावर होगी। आपने ये पढ़ा है ना कि मान लो अगर मैं माइनस ए का स्क्वायर कर दूं या प्लस ए का स्क्वायर कर दूं तो ऑलवेज दोनों केस में मुझे ए स्क्वायर ही मिलेगा, यानी पॉजिटिव ही मिलेगा, चाहे माइनस का चाहे प्लस का। तो वो तभी पॉसिबल है जब मैं कोई इवन पावर डालूंगा। इवन मतलब मैंने 2 डाला है, मैं 4 डालूंगा तो भी आएगा, 6 डालूंगा तो भी, जब भी मैं इवन पावर डालूंगा तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब मेरा जो आर है वो क्या है भाई, इवन पावर के रूप में है, यानी स्क्वायर के रूप में है। ठीक है, इवन में मैंने 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 को 9 यूज करके केवल 2 यूज किया है। क्यों किया है वो आपको आगे पता लगेगा। लेकिन क्यों मैं स्क्वायर कर रहा हूँ ये जरूरी था जानना, क्यों इवन पावर लगा रहा हूँ इसका मतलब आपको समझना था। क्योंकि जब इधर आएगा तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और इधर आएगा तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो सेम तभी होगा, पॉजिटिव तभी होगा जब मैं स्क्वायर लगाऊंगा। अदरवाइज एक प्लस है एक माइनस है तो हमेशा क्या हो जाएगा, चेंज कर देगा। तो हमने ये देख लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आर पे क्या पुट कर दिया, स्क्वायर। और यहाँ से जो फॉर्मूला बना वो डायरेक्टली आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, कांस्टेंट आएगा, आई इज इक्वल टू के एम आर स्क्वायर। और के की वैल्यू हम लोग शुरुआत में क्या मान के चलेंगे, 1। के क्या है ये भी अभी जानने की जरूरत नहीं है। तो आई इज इक्वल टू क्या गया मेरे पास, एम आर स्क्वायर। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा दूरी ज़्यादा है तो आपको देखने में थोड़ा सा कम मज़ा आ रहा होगा। चलिए देखिएगा, तो यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल। अब आपको दिख भी रहा होगा क्लियर। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, चूंकि हमने ये देख लिया पॉइंट मास के लिए। ठीक है, यहाँ पे कई सारे केसेस आएंगे। पॉइंट मास का मतलब कि मान लो मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ रहा हूँ, उसको पॉइंट मास मान लिया, कहानी खत्म कर दी। ठीक है ना, एक छोटा सा मास था। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा और अलग वे में लेके जाऊंगा, और अलग वे में मतलब मान लेता हूँ कि कई सारे मासेस हैं जो क्या हैं, फैले हुए हैं डिस्क्रीटेड फॉर्म में। देखो फैले होने को ये डिस्क्रीट बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मास, अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट क्या हैं, फैले हुए हैं एक सिस्टम के अंदर, और वो किसी एक एक्सिस के चारों ओर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अब ये जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये रहा एक्सिस, और इस एक्सिस के चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि कई सारे अलग अलग मासेस के ऑब्जेक्ट अलग अलग दूरी पर स्थित हैं और वो घूम रहे हैं, इस एक्सिस को फॉलो कर रहे हैं। तो ये मान लेता हूँ R1 है, फिर मान लेता हूँ यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट है, ये M2 है, और ये R2 दूरी पर है। ओके, और ये क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो आपको हमेशा घूमने के लिए ऐसे दिशाएं बता दी जाएंगी कि कैसे घूम रहे हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे घुमा रहा होगा या ऐसे घुमा रहा होगा, तो आपको पकड़ लेना कि घूमने का दिशा किधर से है। तो ये ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे। अगर ऐसे है तो इसका मतलब ऐसे ऐसे। ओके, क्लियर, बिल्कुल। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बताइएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये हमने बहुत बार पढ़ा है ना। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, तो बोलते हैं वामावर्त, और क्लॉकवाइज को हम लोग बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, इस बात को पकड़िएगा। 1 सेकेंड रुकेंगे हम लोग, थोड़ा सा बारिश आ रहा है। चलिए देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आपने समझ लिया। अब हम देख रहे हैं इस पूरे मासेस जो अलग अलग फैले हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा क्या अर्थ है इसका। यहाँ पे मैंने लिया है एक सिंगल एक्सिस, और मैंने ये बोला कि जो अलग अलग मासेस हैं, मतलब अलग अलग मासेस के पार्टिकल हैं, अलग अलग दूरी पे हैं, लेकिन ये सभी मासेस या सभी पार्टिकल इसी एक्सिस के अबाउट मोशन कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो m1 मास का पार्टिकल है वो भी इसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और जो m2 मास का पार्टिकल है वो भी इसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ओके, बिल्कुल। तो ऐसे सिस्टम को कि जिसमें पार्टिकल के मासेस अलग अलग हों
और कंटिन्यूअस ना हो, दैट मीन्स कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे ना सिस्टम हो, मतलब ये पार्टिकल इस तरीके से नहीं अरेंज है, इस तरीके से, यानी एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं है इनकी, ठीक है। तो इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर जो मासेस हैं, पार्टिकल हैं, वो बिखरे हुए हैं, क्या है, बिखरे हुए हैं और अलग अलग मोशन कर रहे हैं, यानी अरेंजमेंट में नहीं है, और वो फिर भी रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्क्रीट मास सिस्टम। अब डिस्क्रीट मास का अर्थ ही है, यहाँ पे जो डिस्क्रीट लिखा गया है वो डिस्क्रीट का अर्थ ही क्या कि बिखरे हुए हैं मासेस। जो द्रव्यमान है वो क्या है, अलग अलग है, द्रव्यमान अलग अलग, मतलब पार्टिकल पूरे के पूरे उस पूरे सिस्टम के अंदर बिखरे हुए हैं, एक पोजीशन पे, फिक्स पोजीशन पे नहीं है। अब ये कहाँ पे हो सकता है, तो सिंपल मतलब आप समझ सकते हो गैसेस के कंडीशन में हो सकता है। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही क्या वही ऐसा व्यवहार दिखा सकते हैं कि वो एक तो क्या है, दूर दूर है और अरेंजमेंट उसमें नहीं है, पहली बात, और उनके मासेस भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। मान लो हमने क्या किया है कि गैसेस मतलब गैसेस को किसके अंदर डाल दिया, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया है। अब उस बॉक्स को भर दिया और उस बॉक्स को मैं मूव करा रहा हूँ, तो बॉक्स जिस एक्सिस, मतलब रोटेशनल मोशन करा रहा हूँ, बॉक्स को मूव कराने का मतलब रोटेशनल मोशन करा रहा हूँ, तो बॉक्स घूमेगा गोल गोल, तो वो वो जो बॉक्स है जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा, उसके अंदर के जो पार्टिकल है गैसेस के, वो भी उसी एक्सिस के अबाउट घूम रहे होंगे, लेकिन उस एक्सिस से उनकी जो दूरी हो सकती है वो क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, और उनके मासेस भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसको हम बोलते हैं कि उस सिस्टम के अंदर पूरे के पूरे पार्टिकल क्या है, बिखरे हुए हैं, तो उसको हम डिस्क्रीट मास सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। अब मान लो अलग अलग मासेस है, यानी जो पार्टिकल है वो डिस्क्रीटेड फॉर्म में है, डिस्क्रीटेड मतलब बिखरे हुए फॉर्म में है, और मैं चाह रहा हूं कि इस बिखरे हुए फॉर्म में होने के बावजूद पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम मतलब उस पूरे बॉक्स का जड़त्व आघूर्ण निकालना। तो मैं क्या करूंगा, उस बॉक्स का तो निकालूंगा, लेकिन उसके साथ साथ उस उनके अंदर के जो पार्टिकल है उनका भी तो निकालूंगा, है कि नहीं है। तो मैं अगर उस पूरे सिस्टम का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहता हूं, तो मुझे जितने भी मासेस हैं उन सबका क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सबको जोड़ देना पड़ेगा, तब जाके मुझे पूरे होल सिस्टम का क्या निकल के आएगा, क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि सिस्टम के अंदर पूरे के जो पूरे पार्टिकल है वो अलग अलग मासेस के हैं और अलग अलग जगहों पे बिखरे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक हमारा चेंज हो जाता है। पहले तो हम लोगों ने पॉइंट मास देखा कि सिंगल एक मास है, कैसे निकालोगे। अब यही एक एक मास कई जगहों पे फैला हुआ है, ठीक है ना, यानी यही पॉइंट मास कई जगहों पे फैला हुआ है, लेकिन एक ही एक्सिस के अबाउट मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तब इसको हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट मास, ठीक है। यहाँ पे बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट मास, हिंदी यहाँ पे हटाते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट मास, क्लियर, ओके। अब मैं अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूँ, यानी सभी पार्टिकल्स का निकालना चाहूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पूरे पार्टिकल का नहीं निकाल रहा हूँ मैं, पूरे सिस्टम का निकालूंगा। और पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है, सेमराइजेशन करना पड़ेगा मुझे, है ना। मान लो अगर मैं इस पूरे सिस्टम का निकालना चाहता हूँ, तो सिंपल बात ये है कि आई अगर मुझे निकालना है, तो मुझे m1 r1 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, यानी पहले इस पार्टिकल का निकालना पड़ेगा, फिर इसी तरीके से इस पार्टिकल का, यानी m2 r2 का स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से तीसरा पार्टिकल होगा, उसका अलग मास होगा, तो m3 r3 का स्क्वायर। इस तरीके से जितने पार्टिकल है उन सबका निकालूंगा, और जब निकाल लूंगा तो सबको क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम मिल जाएगा, उस पूरे सिस्टम का, जिसके अंदर अलग अलग मासेस के पार्टिकल है, उन सब पूरे सिस्टम का क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं अगर निकालना चाहूँ, तो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेमराइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेमराइज। सेमराइज का मतलब समेसन करना पड़ेगा। जब मैं समेसन करूंगा तो यहाँ पे छोड़ दो ना, यहाँ पे समेसन मत लगाओ, यहाँ पे सिंपल लिखो आई ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा MI का स्क्वायर, MI का स्क्वायर। इसमें I क्या है, तो I इज द नेचुरल नंबर, ठीक है ना। I बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 100, इतना समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बारी बारी रख दो, जोड़ दो, सबको समेशन कर दो, ये पूरे सिस्टम का हमको क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पॉइंट मास दिया तो भी निकाल लेंगे, मास बिखरे हुए, यानी पॉइंट मास बिखरा हुआ है फॉर्म में, कई सारे पॉइंट मास आ गए और बिखरे हुए फॉर्म में है, लेकिन एक ही एक्सेस के अबाउट मोशन कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन, वहाँ भी निकाल लेंगे पूरे सिस्टम का। अब ये दोनों हमको आ गया,
लेकिन यहाँ से एक चीज़ थोड़ा और निकाल लेना, जो निकालना ज़रूरी है वो ये है कि इस वाले डिस्क्रीट मास वाले से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमको एक चीज़ समझनी होती है, और वो चीज़ ये है कि ध्यान देना कि जैसे मान लो m1 मास का ऑब्जेक्ट इस r1 दूरी से यहाँ पे इस एक्सिस के इस पॉइंट से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है, बिल्कुल। अब अगर इस पॉइंट से मोशन कर रहा है तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार ऐसा एक काम करते हैं कि यहाँ से ना घुमा के हम यहाँ से घुमाते हैं, यहाँ से। अब यहाँ से भी हमने दूरी क्या ली है, r1, मास अभी भी क्या है, m1। अब हम देख रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मतलब यहाँ पे हम मतलब इस पॉइंट से हमने घुमा के देखा, यानी इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जब मैंने एक्सिस के अबाउट पॉइंट को चेंज कर दिया, मतलब पोजीशन चेंज कर दिया, अब मैं घुमा रहा हूँ, तो मैंने ये पाया कि भैया किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो। ठीक है, नहीं समझ में आया सर? मतलब हम समझा रहे हैं, मतलब ये है कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को सपोज कर लो, मैं इस पूरे पोर्शन को, यहाँ पे है ये, इस पूरे चाबी को यानी यहाँ से घुमा रहा हूँ, कहाँ से घुमा रहा हूँ, इस पोर्शन से घुमा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, इस पूरे से देखो, यही प्रॉब्लम जानते हैं, प्रॉब्लम क्या है, आपके माइंड सेट का प्रॉब्लम है। पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मैं घुमा रहा हूँ दोनों अलग अलग सिस्टम है ना, मैं एक सिस्टम को नहीं घुमा रहा हूँ फिलहाल में, चूंकि ये कनेक्टेड करवाए तो तुमको लगेगा कि एक सिस्टम है। तो ध्यान दो, अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो मैं इस पॉइंट से मैं घुमा रहा हूँ, यानी यहाँ से इसको ऐसे रोटेट कराऊंगा, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मैं शिफ्ट करके यहाँ पे कर लूँ, शिफ्ट करके कहाँ पे कर लूँ, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कर लूँ, अब मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाऊंगा। ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ से एक बात जो आपको समझ में अपने रखनी है, जो समझनी भी जरूरी है, वो ये है कि पैरेलल चेंज लाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई चेंज नहीं आता है। जो मैंने बात लिखी है वो बहुत जहर वाली बात है, क्योंकि हमने इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। पैरेलल चेंज लाने में, किस में पैरेलल चेंज लाने में, तब तो आप किसी में पैरेलली चेंज लेके मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, ऐसे नहीं बोल सकते आप। ये आधी अधूरी बात है, और आधी अधूरी बातें जहर के समान होती हैं। तो यहाँ पे पैरेलल चेंज किस में लेके आ रहे हैं हम लोग, घूर्णन अक्ष के। ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल एक्सिस के अबाउट किसी पार्टिकल के पोजीशन में पैरेलल चेंज लाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को आप नोट करके लिख लेंगे। ओके, बिल्कुल, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट मासेस भी समझ लिया। ठीक है, तो इस पे बेस्ड बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यूअस बॉडीज पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन हम देखेंगे नहीं तो फील आएगा नहीं। ठीक है, चूँकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन किया है, थोड़े बहुत क्वेश्चन किए हैं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं अच्छे वाले। ठीक है, तो मुझे 2 मिनट का वक्त देंगे, मैं इसको साफ करूँगा, फिर क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँगा, फिर क्वेश्चन लगाऊंगा। ठीक है, तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि आप Ix बता दो और Iy बता दो, क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत टफ भी है। अगर हम सोच नहीं पाए तो टफ है, और सोच पाए तो बहुत आसान है। देखो यार, यहाँ पे बोल रहा है Ix एंड Iy। Ix का मतलब ये काम कर रहा है कि एक बार ये x एक्सिस के अबाउट पूरे को घुमा रहा है, मतलब ये रहा x एक्सिस और ये क्या कर रहा है, ऐसे घुमा रहा है। तो ऐसे घुमाएगा तो ये ऐसे 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 पूरा का पूरा जो सिस्टम है ऐसे ऐसे इसी के अबाउट घूमेगा। ठीक है, ऐसे। ओके, कहाँ गया ये, देखिएगा, ये इसको आप पकड़ पाओगे, यहाँ पे इस पोर्शन को पकड़ो तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, ये पूरा ऐसे ही तो सिस्टम रखा गया है, ऐसे सिस्टम समझ लो। ठीक है, फिलहाल के लिए ऐसे ही सिस्टम है।
हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे पोर्शन को क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे मूव करा रहे हैं, देखिएगा ऐसे ऐसे, ओके, यानी ऐसे ऐसे मूव करा रहे हैं, या ऐसे ऐसे समझ लो एक्स एक्सिस। फिर एक बार कह रहा है यार चलो ठीक है, इस बार तुमने ऐसे कर लिया, अभी इस बार क्या करो कि लो वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट घुमा के बताओ। यानी एक बार क्या कर रहा है, इस पूरे सिस्टम को ऐसे मूव करा रहा है, ओके, ऐसे ऐसे मूव करा रहा है, क्लियर। तो एक बार ऐसे मूव करा रहा है और तब पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का कितना है। जब मैं ऐसे घुमा रहा हूँ ये तब कितना विरोध उत्पन्न हो पा रहा है इस सिस्टम के द्वारा, ठीक। और जब मैं ऐसे घुमा रहा हूँ ऐसे, ओके, तो ऐसे जब मैं घुमा रहा हूँ तब कितना विरोध यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उत्पन्न हो रहा है। क्वेश्चन बड़ा इजी है अगर हमने समझ लिया तो, अदरवाइज भी इजी है। ध्यान देंगे। अब हम आई एक्स के अनुसार चल रहे हैं। आई एक्स का मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट में घुमा रहा हूँ और एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ और सभी मासेस ध्यान से देखना, ये भी मास है, ये भी मास है, यहाँ पे एम मास है, ये भी है, ये भी है, सब कोने कोने पे है। क्या कंटिन्यूअस है? नहीं, सब के सब बिखरे हुए हैं। तो ये डिस्क्रीट मास सिस्टम वाली प्रणाली यहाँ पे यूज होगी। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे डिस्क्रीट मास सिस्टम वाली प्रणाली यूज होगी। सर एक क्वेश्चन और आ रहा है कि डिस्क्रीट मासेस के अंदर ये तो भी आपने बोला था कि मासेस सेम हो अलग अलग होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, मास बस बिखरे होने चाहिए। मैंने M1 M2 और R1 R2 इसीलिए तो एज्यूम किया था भाई, ऐसा थोड़ी ना कि M1 के मैंने कहीं रिस्ट्रिक्शन डाला था कि नहीं M1 इज इक्वल टू नॉट M2, M2 इज इक्वल टू नॉट M3 एंड M3 इज इक्वल टू नॉट M4। यानी मासेस अलग अलग जगह पे होने चाहिए, बस डिस्क्रीट मास सिस्टम का अर्थ ये है। ये नहीं है कि मास अलग अलग सेम नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे आगे हम देखते हैं। तो अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ तो मैं देखूंगा, क्या करूंगा, मैं सभी पूरे सिस्टम का देखूंगा। पूरे सिस्टम का मतलब जितने मासेस हैं उन सब का क्या देख लो, उन सभी का क्या देख लो, उन सभी का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लो। मतलब इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 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 जब मैं ऐसे घुमा रहा हूँ और सबको क्या कर दो, जोड़ दो, तो मुझे मिल जाएगा आई एक्स का, है कि नहीं है? बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, हाँ ध्यान देना। तो इसका मतलब मुझे आई एक्स यदि निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मास का, इस मास का, इस मास का, इस मास का, सबका निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहले मैं इस मास का, देखो चारों का निकालना, चारों का निकालूंगा। इस मास का मैं निकालता हूँ, तो ये रहा m। भाई क्या होता है, होता ये है कि आई एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मतलब सिंपल हमने पढ़ा है ना, आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। तो बस वही करना है। तो आई एक्स मतलब हमने ऐसे लिख दिया और सबसे पहले मास लिया m। अब मैं देखूंगा इस एक्सिस से दूरी कितनी है, दूरी कितनी है सर, ये तो उसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो दूरी क्या है, 0। तो इसका मतलब m इंटू 0 का स्क्वायर, कहने का मतलब इसके पास कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, ये विरोध कर ही नहीं सकता, कहने का अर्थ ये है। अभी आपको और कंक्लूजन दिखाऊंगा, फिर बाद में देखा जाएगा। इस वाले पे आओ, इस वाले पे जब आओगे तो ये m मास का है, यही एक्सिस है ना भाई, इसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो इस एक्सिस से ये m मास कितनी दूरी पे है सर, उसी पे है, तो इसका मतलब पुनः 0 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। प्लस अब मैं इस मास पे आऊंगा, इस मास को देखूंगा, तो ये रहा m मास, यहाँ भी क्या है m मास, ये इस एक्सिस से, ये रहा घूर्णन अक्ष, इसी के अबाउट घूम रहा है, तो कितनी दूरी पे है ये l, तो l का स्क्वायर। प्लस यहाँ पे देखोगे ये रहा m, ध्यान देंगे ध्यान देंगे, ये रहा m, कितनी दूरी पे है इस एक्सिस से, तो भाई एक्सिस पे यहाँ से देखो, चाहे यहाँ से, ऐसा नहीं कि इस पॉइंट से मैं यहाँ तक दूरी निकालूंगा, नहीं, ये पूरी एक्सिस है ना, तो इस एक्सिस से कितनी दूरी पे है, l दूरी पे, पैरेलल है ना, तो पैरेलल का मतलब कोई चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे l स्क्वायर, क्लियर। ये दोनों तो क्या हो गए 0, तो 0 हो गए, तो आई एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, एम एल का स्क्वायर प्लस एम एल का स्क्वायर, दोनों ऐड कर दो, तो आई एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 2ml का स्क्वायर, मिल गया। यानी इस एक्सिस के अबाउट जब मैं मोशन कराऊंगा, रोटेशनल मोशन कराऊंगा, तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे फील करे, मतलब फील होगा उस सिस्टम के अंदर, तो 2ml स्क्वायर, क्लियर है। अब कहानी आएगी वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस भी देख लेते हैं, चलिए देखिएगा। अब इसको हटाओ, आई वाई निकालो। अब वाई निकालने जा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं इस सिस्टम को यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। चलो घुमाओ। तो सबसे पहले मैं यही से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करो, यहीं से स्टार्ट करो। चलो देखो इस एम मास को, तो ये रहा एम मास, ये पूरी की पूरी क्या है आपकी रोटेशनल एक्सिस है। इस रोटेशनल एक्सिस से ये वाला एम मास कितनी दूरी पर है सर, उसी पे लाई कर रहा है, इसका मतलब 0 है डिस्टेंस, तो 0 का स्क्वायर।
प्लस इस मास के पास आओ तो ये रहा m मास m, और इस एक्सिस से कितनी दूरी पे है सर 2l पे है, तो इसका मतलब 2l का स्क्वायर। ये एक्सिस ये रहा मास, कितनी दूरी पे है 2l, तो 2l का स्क्वायर प्लस फिर से m लिखूंगा इनटू, फिर आऊंगा इस मास के पास, इस मास के पास आऊंगा तो फिर देखो ये रही रोटेशनल एक्सिस, इससे कितनी दूरी पर है ये 2l, तो 2l का स्क्वायर हो गया प्लस प्लस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर मैं देखूंगा इस मास का, तो ये मास क्या है मेरे पास m, और ये कितनी दूरी पर है सर इसी y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, दूरी क्या हो गई 0, तो खत्म कहानी, यानी ये खत्म ये खत्म खत्म। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास m इंटू 2l यानी 4l का स्क्वायर, m इंटू 2l का मतलब 4l का स्क्वायर, और यानी यहाँ पे हो जाएगा 4ml स्क्वायर प्लस 4ml स्क्वायर, दोनों ऐड कर दो 4 4 8 ml स्क्वायर, ये हो गया आपका आई वाई। क्लियर है? तो वाई एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इतना है, और इसी तरीके से एक्स एक्सिस के अबाउट कितना है, तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कितना 2 ml स्क्वायर है। ठीक है, तो आई होप यह बात समझ में आ गई। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि आई एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है 2 ml स्क्वायर और यहाँ पे है 8 ml स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा और समझते हैं कि यहाँ से क्या नज़र आया। यहाँ से ये नज़र आया कि भैया रोटेशनल एक्सिस पे जितने भी पॉइंट पड़ रहे हैं उन सबका रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 0 होगा। मतलब मान लो ये मेरा हाथ है और इस हाथ के अबाउट सभी लोग घूम रहे हैं, ये भी घूम रहा है, ये भी मेरा हाथ भी घूमेगा ना रोटेशनल एक्सिस के अबाउट, लेकिन इन पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है 0 है। ठीक है, इनका क्या है 0 है। यहीं पे आप क्या करोगे, फिक्स नहीं कर पाओगे चीज़ों को तो कन्फ्यूजन होगा। क्यों 0 है, क्योंकि दूरी क्या है 0 है, सिंपल मतलब ये भी है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो रोटेशनल एक्सिस पे पड़ेगा वो ऑटोमेटिक घूम रहा होगा, वो विरोध क्या करेगा, वो विरोध कर पाएगा, विरोध कर ही नहीं सकता। ठीक है, जिस भाषा में समझ में आया उस भाषा में समझ लीजिए। रोटेशनल एक्सिस पे 0 पे मतलब दूरी नहीं है, इसीलिए क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। और वैसे भी अगर वो खुद ही घोड़ा नक्श बन गया तो फिर तो वो चाहेगा ही ना घुमाएगा, वो क्यों विरोध करेगा, आया समझ, तो इसलिए वहाँ पे विरोध करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कोई क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए देखिएगा, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास एक हेक्सागोनल शेप दिया गया है और हेक्सागोनल शेप के अंदर कोने कोने पे मासेस क्या है प्लेस्ड है। फिर से डिस्क्रीट मास वाला सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इस पूरे सिस्टम के अंदर मास अलग अलग जगहों पे क्या है प्लेस्ड है। ठीक है, तो डिस्क्रीट मास सिस्टम है ये, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम सत्य है। अब हमें क्या करना है, घुमा के ये चेक करना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब कब क्या होगा। यानी सबसे पहला तो हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, सबसे पहले हम ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, जब ऐसे घुमा रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो रहा है, यानी तब कितना विरोध कर रहा है। और जब मान लीजिए ये वो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो यानी पूरे सिस्टम को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, एक तो इसी पोजीशन पे ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, लाइए लीजिए, ये मान लेता हूँ फिलहाल में ये मेरा हेक्सागोनल सिस्टम है। अब इसको ऐसे ऐसे घुमाने का मतलब ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे, क्लियर, पहला। और दूसरा जब मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घुमाना। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि मान लो यहाँ पे घुमा रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 आ रहा है, मान लेता हूँ, और जब ऐसे घुमा रहे हैं तो कितना आ रहा है I2। तो मुझे I1 और I2 का मान बता दो, बस सिंपल क्वेश्चन है, I1 और I2 का मान बताओ। ठीक है, सबसे पहले हम किसको देखेंगे, ऐसे। ठीक है, चलिए देखते हैं यानी कितना विरोध होता है। थोड़ा सा लाइन कट पिट गई है, इसको हम सही कर देते हैं। ये M, ये M, ये रहा सेंटर, ये रहा ये रहा ये। अब एक बात समझिएगा, हेक्सागोनल सिस्टम है, हेक्सागोनल सिस्टम के अंदर एक बात याद रखिएगा, सभी साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी यहाँ पे इसने A दिया है तो सभी के सभी क्या हैं, A है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात और सुनना, ये रहा सेंटर, तो इस सेंटर से भी जो दूरी है वो क्या होगी, बराबर। इस सेंटर से भी दूरी क्या होगी, बराबर। ये रहा सेंटर, इस सेंटर से भी दूरी सबकी क्या होगी, बराबर। यानी A, तो ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये भी A, सब A, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जब एंगल देखोगे तो वो कितना होता है, 120 होता है, और ये जो लाइन होती है इसको बराबर भागों में डिवाइड करती है, यानी ये 60 और ये 60। ठीक है,
अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होगे, चूंकि आप क्या पढ़ रहे हो 11th के अंदर आ चुके हो, तो आपको पॉलीगॉन्स के इंटीरियर एंगल के बारे में ज़रूर पता होगा। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स के अंदर जाओगे तो हेक्सागोनल का देखोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या होता है, ये वाला यहाँ पूरा का पूरा क्या होता है 120 होता है, और आधा आधा हो जाता है जब मैं निकालता हूँ तो ये 60 और ये क्या बन जाता है 60, और ये इसकी जो लंबाई होती है इसकी भी लंबाई क्या होती है सेम होती है। ठीक है, अब मैं घुमा रहा हूँ सबको, क्या कर रहा हूँ सबको घुमा रहा हूँ। टोटल कितने मासेस हैं 1 2 3 4 5 6, 6 मासेस हैं, 2 2 4 और 2 6, 6 मासेस है। सभी कहाँ से घूम रहे हैं, सेंटर से घूम रहे हैं। तो जब सेंटर से घूम रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस सेंटर से सबकी दूरी मतलब सिंपल क्या करना है, I1 निकालने का मतलब क्या करना है, जितने मासेस हैं सर पकड़ो, इस मास को पकड़ो, मान लिया ये m है, बिल्कुल इसका मास क्या है m है, ये सेंटर से कितने दूरी पर है a दूरी पर, तो इसका मतलब ma² प्लस इस मास को पकड़ो, इसका मास कितना है m, सेंटर से कितनी दूरी पर है a दूरी पर, तो a² प्लस यहाँ पे देखोगे इस मास को पकड़ो, यम मास है इसका, कितने दूरी पर है a दूरी पे, तो a का स्क्वायर। फिर इस मास को पकड़ो, ये कितना है m है, कितनी दूरी पर है a, तो a स्क्वायर। इस मास को पकड़ो, यम है, कितनी दूरी पर है a, तो a स्क्वायर प्लस इस मास को पकड़ो, m है, कितनी दूरी पर है a, तो a स्क्वायर। हो गया, टोटल कितने आ गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। ये सबको जोड़ दो तो कितना आ गया मेरे पास 6 ma²। तो I1 तो सर बड़ा ईजी था, I2 तो उससे भी इजी होगा, है ना। अब कहानी बनती है, अब कहानी बनती है I2 की। ठीक है, I2 की थोड़ा सा क्लियर इमेज कर लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। अभी मैं इस वाले को मिटा रहा हूँ, ओके, कुछ समय के लिए, ताकि क्लियर रहे। सेंटर थोड़ा सा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये सेंटर आपका बीचों बीच है, यहाँ से एक लाइन ऐसे आई है। अब मैं पूरी लाइन को गाढ़ा कर दे रहा हूँ ताकि और अच्छे से दिखाई दे। ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, सब ए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अब कहानी बनती है यहाँ से। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ से। अब मैं इसके रिस्पेक्ट में घुमाना चाह रहा हूँ, तो भाई इसके रिस्पेक्ट में घुमाना चाह रहा हूँ। मासेस तो पता है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है दूरी की, क्योंकि दूरी नहीं पता है हमको, है ना। तो दूरी हमको पता नहीं है, और अगर हमको दूरी पता नहीं है तो फिर क्या होगी, दिक्कत होगी। वही दिक्कत को हमको क्या करना है, दूर करना है। ठीक है ना। जैसे कैसे हम दूरी को पता करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ये मास m है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक मान लो हमको यही तो चाहिए दूरी, यही तो दूरी है, यही दूरी हमको चाहिए। फिर ऐसे ही थोड़ा सा इसको ऊपर ला के रख दो। तुमको पता है कि जब पैरेलल किसी मास को शिफ्ट करते तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक दूरी r है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी r है, ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ तक r है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, r ही होगी, क्योंकि सब बराबर चल रहे हैं ना भाई। तो इधर से इधर जितना होगा, इधर से इतना भी, मतलब इधर भी उतना ही होगा। तो अगर मैं इस मास को पकड़ना चाहता हूँ तो मुझे r दूरी चलनी पड़ेगी इस एक्सिस को, मैं एज्यूम किया हूँ अभी। और अगर मैं इधर जाना चाहता हूँ तो मुझे कितना चलना पड़ेगा, 2r, यानी इस एक्सिस से इधर जाऊँगा तो मैं 2r। तो क्योंकि मैंने एज्यूम किया है, माना है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी r है, तो यहाँ से यहाँ तक भी r होगी, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब इस मास को देखूंगा तो r दूरी चलनी पड़ेगी, और यहाँ से इस मास को देखूंगा तो 2r चलनी पड़ेगी। अगर ये मिल गया तो फिर बाकी सबका निकाल लो। देखो ये दोनों तो अपने एक्सिस पे ही है, तो इनका तो जीरो है, कहानी इनका खत्म। फिर से यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा r, फिर से यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा आपका r ही होगा। तो फिर इस मास को चलने के लिए r, और इस मास को चलने के लिए r। क्लियर। चलो अब एकदम सिंपल बेसिस पे करते हैं। चलिए सभी मासेस को पकड़ते हैं। सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, मास क्या है m, दूरी कितनी r, तो m r स्क्वायर बिल्कुल, प्लस इस वाले को पकड़ूंगा तो ये क्या होगा, m कितनी दूरी है, तो 2r, तो 2r का स्क्वायर, प्लस फिर देखूंगा मैं इस मास के पास आऊँगा, नहीं सॉरी इस मास के पास आता हूँ मैं, तो m इंटू फिर कितनी दूरी पे है, 2r है, तो 2r का स्क्वायर, प्लस फिर मैं इस मास के पास आऊँगा तो क्या हो जाएगा, m इंटू r का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे मैं देखूंगा क्योंकि ये मेरा हो चुका है, अब ये दोनों है तो ये दोनों को मैं लिख लूँ, नहीं जरूरत है ना, क्योंकि ये दोनों एक्सिस पे ही है, जिसपे जो घूर्णन अक्ष उसी पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इनका क्या होगा, 0। तो यही मेरा जो है यही है। अब फिलहाल में मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ तो यम आर स्क्वायर 2 बार आया है, तो इसका मतलब यम आर स्क्वायर टोटल कितना हो गया, 2mr²। बाकी इधर कर लो तो क्या है m इंटू 2r, तो इसका मतलब m इंटू 4r², यहाँ भी m इंटू 4r²। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दूँ तो क्या बन जाएगा मेरा, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा, सबको ऐड कर दो, 2
और यहाँ पे नहीं, सबसे पहले लिखो सही से 2mr² प्लस यहाँ पे 4mr² प्लस 4mr², सबको जोड़ दो, 4 2 6 2 8mr²। तो यहाँ पे हमको जो I2 नज़र आ रहा है वो क्या है 8mr², और हम इसको क्या बोलेंगे आंसर। ठीक है, अच्छा 4 4 8 2 10 होगा, सॉरी थोड़ा बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं, 10mr²। ठीक है, आंसर आ गया। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, क्वेश्चन ने यार में बोला ही नहीं था, हमने ज़बरदस्ती लाया है, तो ज़बरदस्ती से थोड़ी ना काम चलेगा। हमको इस आर को रिप्लेस करना पड़ेगा किसके अंदर, ए के अंदर। ओके, तो हमको चलना है, करना है क्या, रिप्लेस करना है। अब रिप्लेस कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल आइडिया है, आइडियोलॉजी लगा लो, काम खत्म, अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी। जैसे हमने क्या माना है, सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक ही आर माना है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ही तो आर माना है, यही तो आर माना है। अच्छा, इसको आर तुमने माना है, अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको आर माना है तुमने, ये आपका यानी क्या बन गया 90 बन गया। फिर से ये वाली लाइन ये आर है, ये क्या है 90 है, बिल्कुल, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और मुझे पता है ये वाली लाइन क्या है, ए है, ये पूरा का पूरा क्या है, ए है। और अभी जस्ट मैंने देखा ये टोटल 120 होता है, तो आधा कितना होता है 60, यानी ये भी 60, तो ऐसे यहाँ भी तो होगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 60 हो गया। उतने पोर्शन को मैं निकाल के लेके आ रहा हूँ, उतने पोर्शन को मैं अगर ऐसे निकाल के लाऊं तो कुछ इस तरीके से मुझे नज़र आ रहा है कि ये एंगल 60 है, यहाँ पे 90 बन रहा है, और ये पूरा पोर्शन आर है और ये पूरा पोर्शन ए है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ से अगर रिलेशन निकालूं तो ये देखो 90 है, 90 इसका मतलब कर्ण बन गया, और ये 60 के सामने अगर देखो तो ये क्या बन गया लंब, यानी ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर बन गया, और ये क्या बन गया बेस यानी आधार बन गया। मुझे रिलेशन किसके किसके बीच में निकालना है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, यानी लंब और कर्ण। और लंब और कर्ण को कौन डिफाइन करता है, साइन, यानी क्या हो गया साइन, और एंगल तो ऑलरेडी दिया है, तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी आर, और फिर यहाँ पे क्या हो गया हाइपोटेनस यानी ए हो गया। साइन 60 इज इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट में 3/2 इज इक्वल टू आर बाई ए। मुझे तो आर का मान चाहिए, तो ए को इधर कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 3a/2। तो आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 3 इंटू a/2। अब इसी चीज़ को कहाँ पुट कर देना है, मुझे यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, चलो वहाँ पे पुट करते हैं, इतने में ही पुट करना पड़ेगा। तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, सॉरी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, 10m, आर की जगह पे मैं इसको पुट कर दूंगा, तो अंडर रूट में 3/2 इंटू ए, पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 10 ऐसे रहेगा, m ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर से क्या हो जाएगी कड़ी खत्म, यानी क्या हो जाएगा 3/4, ये 3 था, ध्यान देंगे, दिख भी रहा होगा, समझदार हैं आप लोग, जगह नहीं है तो इतना भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर से 2 से काट देंगे तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 3 15, तो कितना आ गया 15ma²/2, या 15/2 ma²। ये किसका आंसर आ गया I2 का आंसर। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल गया I2। ठीक है, तो आई होप आपको डिस्क्रीट मासेस का कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको पता लग गया होगा, और आप निकाल लेंगे, है ना। तो हम लोगों ने डिस्क्रीट मास सिस्टम को जो पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने देखा भी था वो हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस बॉडी के अंदर, यानी कंटिन्यूअस मासेस हैं तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे सामने क्या आ जाएगा, कोई रॉड आ जाएगा, सीधा सीधा एक रॉड दे देगा और कहेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, कोई रिंग दे देगा, कोई सर्कल दे देगा, मतलब कुछ भी, कोई सॉलिड बॉडी हमको दे देगा, कोई रिजिड बॉडी, और उसका हमको क्या निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।